हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। चलिए भैया, अब फोटोसिंथेसिस के पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ लिया तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यार। अपन ने PS1 PS2 के बारे में पढ़ा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा था, और ये देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। थोड़ा सा रिवीजन आइए कर लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अपन ने ये देख लिया था फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो हो ही गया था। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो यहाँ पे हो गया था, और O2 जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ O2 निकल गई, 2H+ निकल चुके हैं, और H2 यहाँ पे स्प्लिटिंग हो चुकी है। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो P680 से बेटा गया ऊपर की तरफ, और प्राइमरी रिसेप्टर वहाँ पे फियोफाइटिन ने उसको पकड़ा, और फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर करते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BC1 को ट्रांसफर करते हुए बेटा बात करें अपन प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करते हुए P700 को पहुंचा दिया। P700 से वैसा जो है वैसा ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे निकला, प्राइमरी रिसेप्टर वहाँ फेरोडॉक्सिन ने लिया, और फेरोडॉक्सिन ने बेटा NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। H+ यहाँ पे मौजूद थे ही सही बेटा बाहर की तरफ। तो बेसिकली अपन ने देखा कि ये पूरी जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन हुई बेटा वो नॉन साइक्लिक रिएक्शन हुई। और बात करें अपन इसी तरह अपन जो है PS1 अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अपन देखना चाहें बेटा तो PS1 एक्टिवेट होता है, P700 एक्टिवेट होता है, 700 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद बेटा क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ से, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर जाता है प्राइमरी रिसेप्टर जो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ प्लास्टोक्विनोन मौजूद है, नॉन साइक्लिक के अंदर फियोफाइटिन मौजूद था, और यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन मौजूद है। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता है प्लास्टोसानिन तक पहुंचाता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है P700 तक वापस आया था। इस तरह से चलता है, P700 से चलेगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे प्लास्टो जो है क्विनोन ने यहाँ पे पकड़ा, साइटोक्रोम ऑप्शन से होता है, फेरोडॉक्सिन से होता है, प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ बेटा यहाँ पे आ गया, P700 पे वापस लौट के आ गया, इसीलिए इसका नाम दिया अपन ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फाइनल इलेक्ट्रॉन आ चुका है, सिंस इलेक्ट्रॉन कम बैक टू P700, इस वजह से इसको नाम दिया बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ATP बनेगा, और बेसिकली वो ATP जो है काम आने वाला है आगे की जगह पे। अब ATP कैसे बनेंगे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से समझते हैं अपन। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी, उसने बताया था कि बेसिकली जो है यहाँ पे केमियोस्मोसिस से रिक्वायर होती है, एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक ATP सिंथेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे है, और आपने देखा कि NADPH तो आपने फोटो सिस्टम सेकंड से फर्स्ट से बना दिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, और वो H+ यहाँ पे इकट्ठे जो होते गए बेसिकली वो साइटोक्रोम BF से होते हुए, बेसिकली अपन बात करें तो वो एक एंजाइम जिसको ATP सिंथेज कहा जाता है, उसका जो यहाँ पे F नोड हेड है इसको CF नोड हेड कहा जाता है, और इसको CF1 जो है हेड कहा जाता है, CF नोड बेस और CF1 हेड कहा जाता है। प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ पे अंदर बना है, प्रोटोन ग्रेडियंट बनने से क्या हो बेटा H+ इकट्ठे होते गए कहाँ पे, ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड के अंदर। याद रखना है, ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड के अंदर इकट्ठे होते गए, और H+ एकदम से जो बेटा बाहर जो अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ गया तो गेट खुलेंगे एकदम से, और गेट खुलेंगे तो H+ होता हुआ जब ATP सिंथेज से गुजरेगा तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके ATP वहाँ पे बना देगा। तो प्रोटोन गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन ए प्रोटोन ग्रेडियंट। एक ग्रेडियंट बनना बहुत जरूरी है। बाहर की तरफ कमी हो गई है, अंदर की तरफ ज्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर की तरफ तो कमी हो गई है और अंदर की तरफ ज्यादा हो गई, इस वजह से ग्रेडियंट बना यहाँ पे, और वो एनर्जी रिलीज हुई वे प्रोटोन्स डिफ्यूज अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। जो प्रोटोन्स डिफ्यूज हुए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं डिफ्यूज हुए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, तो आपने देखा कि वहां पे जो स्ट्रोमा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के फॉर्मेशन ऑफ ATP वहां पे बना है। दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर अपन बात करें फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन्होंने उस प्रोटोन ग्रेडियंट को बढ़ावा दिया, पहला फैक्टर था ये फोटोलाइसिस हो रहा था। फोटोलाइसिस यहाँ पे हो रहा था, इस वजह से H+ यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे थे बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं ल्यूमन की तरफ, ल्यूमन में H+ इकट्ठे होते जा रहे थे। दूसरा जो रिफैक्टर था वो था एज इलेक्ट्रॉन्स और पास थ्रू फोटो सिस्टम्स प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है फोटो सिस्टम से पास आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे H+ भी जो है ल्यूमन के अंदर छोड़े जा रहे हैं। तो ये दो कारण तो यहाँ पे आपको गिवन है। उसके अलावा बात करें कि ATP सिंथेस की एक्टिविटी कर रही है, एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एनर्जी जो है पंप करते हैं, मतलब एनर्जी जो यूज की गई पंप को प्रोटॉन्स को करने के लिए ल्यूमन से बाहर की तरफ, और ATP सिंथेस ने एक चैनल वहाँ पे बनाया जो प्रोटॉन को बाहर की तरफ धक्का देने के लिए वहाँ पे गेटवे बनाया, और इसकी वजह से वहाँ पे ATP का सिंथेसिस वहाँ पे हुआ। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स along the concentration gradient across the membrane will release into प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो यहाँ पे वो प्रोसेस यहाँ पे होके रही। तो बायोसिंथेटिक फेज के बारे में बात कर रहे हैं बेटा अपन। लाइट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, डार्क रिएक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। डार्क रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज? क्योंकि इसके अंदर बेटा ग्लूकोज बायो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स यहाँ पे सिंथेसिस होता है डार्क रिएक्शन के अंदर। इट अकर्स इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन होगी। इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। ये अपन डिस्कस कर चुके थे कि ATP और NADPH पे डिपेंड करती है, लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करी, पर
उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। तो इसके एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे बेटा, एक तो कार्बन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो रिड्यूस होगी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो बेसिकली अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब इस डार्क रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और जो है हैच एंड स्लेक साइकिल में अपन C3 पाथवे की बात करें, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं डार्क रिएक्शन की। केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, और इसलिए 3 फेजेस के अंदर इसको दिया है। यहाँ पे 3 फेजेस के अंदर ये अपन को पढ़नी है। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन फेज अपन को देखना है। कार्बोक्सिलेशन होगा, उसके अंदर क्या होगा बेटा, RUBP आपने नाम सुना है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है RUBP। ये 5 कार्बन के बना हुआ एक खुद का कंपाउंड है, एंजाइम है। और बेसिकली ये जो प्राइमरी रिसेप्टर CO2 का यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट उसका नाम है। और जैसे ही RUBP किसके साथ जुड़ेगी, RUBP जुड़ेगी CO2 के साथ, तो बेटा एक एंजाइम उसको कैटेलाइज करेगी। कौन, RUBP कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे कैटेलाइज करेगी उसको। वो 6 कार्बन जो है 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स को एक बार साइकिल चली तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और बेटा वहाँ पे 6 बार साइकिल चलेगी तो एक के साथ एक जुड़ता है, तो वहाँ पे 6 मॉलिक्यूल रुबिस्को जुड़ेगी, और रुबिस्को जुड़ेगी तो वहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनेंगे। 3 PGA मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो अपन को बेटा बेसिकली यहाँ पे एक साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 बार फिक्सेशन होगा, तो 6 बार साइकिल चलेगी तो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, 12 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, किसके, 3 PGA के। 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 PGA इन द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड जो बना है वो 3 कार्बन का बना है। अगर रिडक्शन, अब दूसरा जो फेज आ रहा है कार्बोक्सिलेशन के बाद, दूसरा जो फेज है वो रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होगा कि 12 मॉलिक्यूल जो PGA के बने थे, वो 12 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके, 1,3 डाई PGA के। और 1,3 डाई PGA के जो 12 मॉलिक्यूल बने हैं वो बनाएंगे 12 मॉलिक्यूल PGAl के, 3 PGAl के वहाँ पे मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAl आर डिवाइडेड फॉर द सिंथेसिस। इस 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल तो कहाँ चले जाएंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल चले जाएंगे शुगर के सिंथेसिस के लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए। और आगे बात करें तो साइकिल कंटिन्यू करेगी, तो उसके लिए अपन को RUBP चाहिए। RUBP खुद को तोड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है बेटा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे RUBP अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। RUBP खुद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के वहाँ पे बेटा बेसिकली 3 PGA बनाता है। तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि RUBP वापस साइकिल अगर चलानी है, वो CO2 वापस कौन जोड़ेगा, RUBP जोड़ेगा अपने आप में। तो RUBP वापस लौटाना पड़ेगा ना अपन को। हाँ तो लौटाएंगे ना सर। जो अपन ने वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मतलब यूज़ किए, तो 12 में से 2 गए तो 10 बचे सर। 10 मॉलिक्यूल जो PGAl के है ना, उसमें से जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट का, मतलब रुबिस्को का। और 6 मॉलिक्यूल्स वापस रुबिस्को बना के और वहाँ पे ATP कंज्यूम करके और रुबिस्को बना देंगे वहाँ पे। तो बेसिकली अपन ने बात करी कि उसमें से 4 मॉलिक्यूल्स ही बचे भाई। 10 में से भी कितने चले गए, 6 चले गए, तो 4 मॉलिक्यूल्स बचे वहाँ पे। किसके बात करें अपन वापस से साइकिल में जाने के लिए। तो बेसिकली ये अपन ने बात करी यहाँ पे कि जो है 12 मॉलिक्यूल्स बने, तो 12 मॉलिक्यूल्स में से 6 मॉलिक्यूल्स तो अपन ने वापस दे दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फिक्सेशन फेज अपन देख सकते हैं। फिक्सेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको अपन ने कार्बोक्सिलेशन भी कहा बेटा। वहाँ पे 3 CO2 के मॉलिक्यूल वहाँ पे जुड़े हैं, और आप देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल जो है बने हैं वहाँ पे। 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 बार वहाँ पे जो है मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। यहाँ पे जो 3 PGA बना है, आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 जो एक ये कार्बन का कंपाउंड है, 3 जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये कार्बन है बेटा, और ये फॉस्फोरस। तो यहाँ पे 3 जो है PGA बना है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं। 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं बेटा। 6 बार साइकिल चलेगी तो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ATP यूज होंगे, 6 ATP यूज होंगे। तो अभी यहाँ पे 6 ATP यूज होंगे, 6 ADP यहाँ पे बन जाएंगे। 6 ATP यूज होते हैं, यहाँ पे 6 NADPH यूज होंगे। वो ADP और NADPH जो वहाँ पे बने थे लाइट रिएक्शन के अंदर वो यूज हो रहे हैं। फिर यहाँ पे बेटा 12 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके 3 PGAl के, और 12 में से जो यहाँ पे बेसिकली चला गया 2। मतलब ये एक साइकिल का दिखा रखा है। एक बार साइकिल जो चल रही है उसमें 6 आ रहा है, अगर 2 बार साइकिल चलेगी तो 12 आएंगे। तो बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पे एक बार साइकिल के दिखा रखा है, तो 1 मॉलिक्यूल चला गया वहाँ पे, और बाकी के 5 मॉलिक्यूल किसमें बनाने के फॉर्म में आए बेटा, वापस से 6 ATP यूज करके उन्होंने रुबिस्को बना ली। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस वो आप देख सकते हैं। वापस से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जुड़ेंगे, क्योंकि अपन 6 नहीं, अपन एक बार साइकिल चल रही है उसमें देखो 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कार्बन फिक्सेशन होगा। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल का जो है 2 मॉलिक्यूल बन गए, 6 मॉलिक्यूल और बेसिकली 2 कंपाउंड बन गए, और यहाँ पे 3 PGA और 3 PGA के बाद स्टेज 2 रिडक्शन आई, और वहाँ पे बेसिकली तो 6 इसलिए दिखा रखा क्योंकि एक बार साइकिल चली है। 2 बार होती तो अपन ने 12 पढ़ा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। इस तरह से यहाँ पे केल्विन साइकिल चल रही है, C3 साइकिल चल रही है। अपन बात करें कुछ फोटो रेस्पिरेशन की। सर फोटो रेस्पिरेशन कहाँ से आया, बीच में नहीं आया बेटा।
ये अपन ने पढ़ा है। तो फोटो रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें तो ये एक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, इन विच आरबीपी हैज़ ऑक्सीजन एडेड टू इट एंजाइम। अगर अपन बात करें रुबिस्को की, बेटा इसकी एफिनिटी जो है ना वो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है जब CO2 नहीं होती वहाँ पे। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है एनवायरमेंट के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, अलर्ट होकर सुनना। अगर बात करें अपन की एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है CO2 के मुकाबले, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगी बेटा, बाइंड कर लेगी, कौन, रुबिस्को। और अगर मैं बात करूँ कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 के बराबर है तो फिर बेटा किसको बाइंड करेगी, CO2 को ज़्यादा बाइंड करेगी। वैसे इसकी एफिनिटी जो है वो CO2 के लिए ज़्यादा होती है, पर बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन अगर CO2 कम है और O2 ज़्यादा है तो फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि O2 को वो बाइंड कर लेती है। और O2 को बाइंड कर लेगी तो बेटा वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन करेगी रुबिस्को ही। इसमें जो प्राइमरी रिसेप्टर होगा O2 का वो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ही होगा, और O2 जब राइबोलोज रुबिस्को के साथ जुड़ेगी तो बेटा 3 PGA बना लेगी, 3 PGA बना लेगी जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और बात करें उसके साथ ही 2 कार्बन कंपाउंड फोस्फोग्लाइकोलेट भी बनेगा। तो जैसे फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा तो वो ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा ग्लाइओक्सालेट में, ग्लाइओक्सालेट 2 ग्लाइसिन में, और 2 ग्लाइसिन जो है वो सीरीन, एक मॉलिक्यूल सीरीन का और एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का जो ग्लिसरेट है वो ATP कंज्यूम करता है वो 3 PGA के। तो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना का बेटा इस तरह से लॉस हो गया। इसलिए यहाँ पे बेसिकली बात करें C3 प्लांट्स के अंदर ही फोटो रेस्पिरेशन होती है। और फोटो रेस्पिरेशन एक तरह के बेटा बात करें अपन एक तरह का लॉस है, कोई बून नहीं है, कर्स है वो C3 प्लांट्स के लिए। और इसीलिए इवोल्यूशन के कोर्स के दौरान प्लांट में जो है C4 के अंदर इवोल्यूट हुए, क्योंकि C3 जो है फोटो रेस्पिरेशन कर रहे थे जो कि लॉस कर रहा था ATP का बेफालतू। इस वजह से उन्होंने क्या करा बेटा, C4 में इवॉल्व होना जरूरी समझा। और C4 प्लांट जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं। C4 पाँच से मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि मेज, शुगर केन, और अपन बात कर ले डाइकॉट्स लाइक एमेरेंथस के अंदर। इसमें जो बेटा यहाँ पे प्राइमरी रिसेप्टर है CO2 का फॉस्फेनोल पायरुवेट पैप है। वहाँ पे कौन था बेटा, वहाँ पे कौन सा था, वहाँ पे 3 PGA स्टेबल कंपाउंड बना था। यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे वहाँ पे रुबिस्को था, यहाँ पे पैप पहला रिसेप्टर है। और पैप पहला रिसेप्टर है तो यहाँ पे एग्जाम भी कौन सी है, वहाँ पे रुबिस्को थी, यहाँ पे पैप कार्बोक्सिलेज। सबसे पहले CO2 फॉस्फेनोल पायरुवेट या पैप के साथ जुड़ेगी, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाएगी, OA बनाएगी। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो बना ऑक्सिलो एसिड वो बेटा 4 कार्बन का कंपाउंड बना, इस वजह से C4 साइकिल कहलाई। उसमें 3 कार्बन का बना था इसलिए वो C3 साइकिल कहलाती थी। अब ये जो C4 साइकिल है ये क्रेन्स एनाटॉमी वाले प्लांट्स में होगी। क्रेन्स एनाटॉमी मतलब जिसके अंदर बंडल शीट सेल्स होते हैं, बंडल शीट सेल्स जहाँ पे मौजूद होते हैं उन प्लांट्स के अंदर ये क्या है, ये जो है C4 साइकिल कैरी आउट करेगी। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बंडल शीट सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स अलग अलग होते हैं, उनको एनाटॉमी जो कहलाती है वो बेटा क्रेन्स एनाटॉमी कहलाती है। तो C4 पाथवे के अंदर जैसे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना जो कि C4 4 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, वो बनाएगा मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड जो है एक CO2 रिलीज करता हुआ जो कि C3 साइकिल के अंदर यूज होगी, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और पायरुविक एसिड फिर ATP जो है यूज करता हुआ पैप के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, और पैप वापस से कहाँ चला जाएगा, C4 पाथवे के अंदर चला जाएगा। तो और वो जो और अपन बात करें कि यहाँ पे CO2 जो रिलीज हुई वो C3 साइकिल के अंदर चली जाएगी, और वापस C3 साइकिल किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर रन होना चालू हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा ना बेटा, क्रेन्स एनाटॉमी देखिए आपने, क्रेन्स एनाटॉमी देखिए कि यहाँ पे बंडल शीट है। और तो बंडल शीट के अंदर तो क्या चल रही है बेटा, बंडल शीट के अंदर चल रही है यहाँ पे बेसिकली C4 साइकिल। C4 साइकिल मतलब वो जो यहाँ पे बेसिकली CO2 रिलीज हुए ना, अब वो फिर मेसोफिल सेल्स के अंदर जाएगी, और C3 साइकिल यहाँ पे मेसोफिल सेल्स के अंदर होगी, और उसके बाद बेटा क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो बेसिकली ये अपन ने बात करी कि बंडल शीट सेल्स के अंदर जो हो रहा है ना वो ओनली कौन सा हो रहा है, बंडल शीट सेल्स के अंदर ओनली यहाँ पे बात करें पैप वाला जो पार्ट हो रहा है वो बंडल शीट सेल्स के अंदर होता है। मतलब CO2 तो पहले बंडल शीट सेल से फिक्स करेंगे, और उसके बाद जो वहाँ पे CO2 रिलीज करेंगे वो जाएगी बेटा किसके अंदर, बेंडोफिल सेल्स के अंदर, वहाँ पे वापस C3 साइकिल चालू हो जाएगी। अपन बात करें C3 और C4 प्लांट्स के कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे C3 प्लांट्स के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस जो होता है C3 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स में होता है, यहाँ पे बंडल शीट सेल्स के और मेसोफिल सेल्स के दोनों के अंदर होता है। C3 प्लांट्स के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती, बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स अलग अलग नहीं होते। यहाँ पे C4 प्लांट्स के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। RUBP जो है वहाँ पे पहला कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर होता है, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर होता है। ये पूरे डिफरेंसेस याद रखने बेटा, क्या गेम चल रहा है, डिफरेंसेस का गेम चल रहा है, और वो बिल्कुल भूलेगा नहीं तू। अगर अपन बात करें C3 प्लांट्स की तो RUBP वहाँ पे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है, C4 के अंदर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है, C3 के अंदर 3 PGA जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, और C4 के अंदर 4 कार्बन का जो कंपाउंड है पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है। C3 प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओनली 1 टाइप के या बात करें ग्रेनल टाइप के होते हैं, और C4 प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है डायमॉर्फिक होते हैं, ग्रेनल होता है या मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं।
C3 प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेटरी लॉस जो होता है C3 प्लांट्स का बहुत हाई होता है, और C4 प्लांट्स का जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंट या नेग्लिजिबल, उसमें फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अपन बात करें C3 प्लांट्स की तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है फोटोसिंथेसिस वो बाद 250 डिग्री सेल्सियस ये होता है अपन को, और अपन बात करें यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो होता है -450 सेल्सियस तक भी जो है हो सकता है, क्या हो सकता है, फोटो रेस्पिरेशन। अब कुछ बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कुछ फैक्टर्स से जो अफेक्ट करते हैं उसमें से अपन पढ़ रहे हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है कि व्हेन ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस जब बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर से कंट्रोल होते थे, CO2, लाइट, उसकी वेवलेंथ, वाटर की अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें जब होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ऐसे जब प्रोसेस होती है जो बहुत सारे फैक्टर से रेगुलेट होती है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्लोवेस्ट फैक्टर। स्लोवेस्ट मतलब जो जितना बात करें अपन जो जितना ज़रूरी होगा, जिसके कमी होने से, ज़रा सी भी कमी होने से वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगी, वही वो पे लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट अ गिवन टाइम ओनली द फैक्टर विच इज़ द लीस्ट अमॉन्ग ऑल द फैक्टर्स विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा फैक्टर जिसका अमाउंट सबसे कम होगा वही लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा होगा वहाँ पे। उसका अमाउंट जैसे बढ़ेगा तो प्रोसेस भी, रेट भी उसकी, प्रोसेस की भी बढ़ जाएगी। अपन बात करें सबसे पहला फैक्टर लाइट। लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है फोटोसिंथेसिस को। कहने का मतलब कि लाइट की क्वालिटी जो है, क्वालिटी का मतलब होता है कि लाइट की इंटेंसिटी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इससे ऊपर इससे नीचे। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, मतलब लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर से इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर है वो बायोसिंथेटिक फेज के लिए इन्वॉल्व है, उसके एंजाइम्स के लिए इन्वॉल्व है। अगर एंजाइम की अपन बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो काम करती बेटा, है ना। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा आपने दिया तो उस पर वो काम नहीं करेगी, उससे कम दिया तो वो इनएक्टिव स्टेट में चली जाएगी। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि भाई साहब इनएक्टिव स्टेट में भी नहीं जानी चाहिए और डी नेचर भी नहीं होनी चाहिए, आगे जाके टेम्परेचर हाई हो जाए तो एक पर्टिकुलर रेंज वहाँ पे टेम्परेचर की होती है, उस पर वो एंजाइम काम करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे एंजाइम बिकम डीनेचर और लो टेम्परेचर पे एंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो वहाँ पे बेसिकली एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होगी आपको। अगर सॉइल वाटर की बात करें अपन तो वाटर इन्फ्लुएंसेस फोटोसिंथेसिस टू वेज। अगर अवेलेबल वाटर डिक्रीज हो जाएगा तो प्लांट शो वाटर स्ट्रेस, तो स्टोमेटा विल नॉट ओपन, हेंस देयर विल बी डिक्रीज सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला दो तरीके से लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है वाटर, कि पहला तो ये कि अगर वाटर स्ट्रेस हो गया, वाटर की कमी हो गई तो बेटा स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन थोड़ी ना होगा, फिर पहले से पानी की कमी और अरे यार लॉस कर देंगे कैसे, पहले गले में पानी नहीं ऊपर से पानी और ढोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर अपन बात करें तो बेसिकली यहाँ पे वाटर लिमिटिंग फैक्टर के तरह काम करेगा, क्योंकि स्टोमेटा स्ट्रेस में आ जाएंगे, ओपन नहीं होंगे तो CO2 का एक्सचेंज भी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। अगर अपन बात करें दूसरा किस तरह से करेगा, रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल इन द लीफ रिड्यूसेस लीफ एक्सपांशन एंड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया। जैसे क्या होगा कि लीफ को वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी ना, मतलब सॉरी लीफ के अंदर वाटर की कमी हो गई तो लीफ अपना एरिया कम कर लेगी। क्यों कम कर लेगी? ताकि जितना भी ट्रांसपिरेशन हो वो कम हो जाए, क्योंकि जितनी चौड़ी होगी उतने स्टोमेटा ओपन होंगे, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो बेटा उतना ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो बेसिकली क्या होगा, अपन जो है वहाँ पे CO2 जो है फिक्स नहीं हो पाएगी। अब इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर का स्ट्रेस अगर हो गया तो लीफ अपने आप क्या करेगी, अपने आप को रोल कर लेगी, रोल कर लेगी तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव है, उसने कम कर लिया तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे अपने आप कम हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखा अपन ने। तो ये कुछ फैक्टर्स अपन ने देखे बेटा, कुछ बातें अपन ने करी है, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये चैप्टर की शुरुआत करी थी अपन ने लाइट रिएक्शन से, बहुत छोटा सा चैप्टर है पर बातें बहुत सारी हुई यहाँ पे, लाइट रिएक्शन की, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बातें हुई, बात हुई यहाँ पे C3 साइकिल C4 साइकिल की, अपन ने देखा किस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है, क्रेन्स एनाटॉमी का और भी फोटो सिस्टम्स का, और अपन ने सारी चीजें देखी। फिर बात करें लिमिटिंग फैक्टर की लास्ट में, जहां पे देखा कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर किस तरह अवेलेबिलिटी को इफेक्ट या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो ये बातें करी अपन ने बेटा, सारी चीजों की समझ लिया, इस चैप्टर को जान लिया, इसमें आने वाले क्वेश्चंस के लिए अपन तैयार हो चुके हैं और बाकी जो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।